नेशनल फाइनेंस कमीशन के जरिए वसाइल की तकसीम पाकिस्तान में इंतहाई हसास मौजू है। सूबाई हुकूमतें खुसूसन पंजाब और सिंध 2010 में दिए गए NFC की तकसीम के फॉर्मूले में किसी किस्म की रद्दोबदल के खिलाफ हैं। वजह समझ में आनी चाहिए क्योंकि मौजूदा NFC अवार्ड जो है उसमें 82% कौमी आमदनी की तकसीम का दारोमदार आबादी की बुनियाद पर है, जिसमें फ़ायदा ज़ाहिर है कि दो बड़ी सूबाई हुकूमतों ही को होता है। लेकिन दिलचस्प बात यह कि जी वफाक से आबादी की बुनियाद पर पैसे वसूल करने के बावजूद सूबाई हुकूमतें आगे वसाइल की तकसीम जो है निचली सतह यानी कि मकामी हुकूमतों को नहीं करती। सिंध में कराची को शिकायत है कि इसे आबादी के हिसाब से हिस्सा नहीं मिलता, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत जो है पाकिस्तान के इस सबसे बड़े शहर के साथ मुसलसल इम्तियाजी सलूक कर रही है। बरसा बरस की ज़्यादतियों ने कराची को दुनिया के उन चंद शहरों की फहरिस्त में ला खड़ा किया है जिन्हें इंतहाई नाकाबिल रिहाइश शहरों में शुमार किया जाता है। ऐसे ही शिकायत जो है जनूबी पंजाब को है कि सूबे के वसाइल का बड़ा हिस्सा सिर्फ वस्ती पंजाब खुसूसन लाहौर में इस्तेमाल होता है और पसमानदा इलाकों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। क्या इसका हल नए सूबों का क़याम है जिसकी बाज़गश्त आजकल मीडिया पे जारी है, या फिर मुकामी हुकूमतों को बाइख्तियार बनाना और सूबाई हुकूमत की जो सिक्का शाही है उसका खात्मा? आज के प्रोग्राम में ये सवाल हमारे पेश नज़र होगा। इसी बहस का दूसरा नुक्ता ये कि जी NFC को मौजूदा फार्मूला जो है उसका सूबों को इस बात पर उकसाता है कि अपनी आबादी जो है बढ़ा चढ़ा कर पेश करें, उसमें मुबालगा आराई करें। इसीलिए माहिरीन की राय में NFC के फार्मूले में बुनियादी तब्दीली की ज़रूरत है। मौजूदा NFC पर एक और बड़ा इतराज़ ये है कि जहाँ इसने सूबों को माला माल कर दिया है वहीं वफाक को गरीब कर दिया है। इतना गरीब कि इसके लिए निज़ाम हुकूमत चलाना नामुमकिन हो गया है। वजह यह है कि जी मौजूदा फार्मूला के तहत 57.5% वसाइल जो हैं वो सूबों के में तकसीम होते हैं और सिर्फ 42.5% मरकज़ के हिस्से में आते हैं, और इन कम वसाइल के साथ मरकज़ को दिफा से लेकर कर्ज़ों सबकी अदायगी करनी होती है, जो वो फिर ज़ाहिर है कि मज़ीद कर्ज उधार लेकर करती है। अब जबकि नया NFC अवार्ड तश्कील पा चुका है, क्या इसके मौजूदा फार्मूले में किसी बड़ी तब्दीली की ज़रूरत है, और अगर है तो वो क्या होगी? मौजूदा NFC की क्या कमज़ोरियाँ हैं? बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शब्बर ज़ैदी साहब, वन एंड ओनली साबिक़ चेयरमैन FBR। बहुत शुक्रिया शब्बर साहब अपना कीमती वक्त देने का। बड़ी राय है कि जी ये जो मौजूदा NFC का फार्मूला है ये सिंध और पंजाब को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा रहा है, और उसके बुनियादी ढांचे में तब्दीली जो है उसमें कम से कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके हक़ में नहीं, और किसी हद तक नून लीग इतराज़ तो करते हैं लेकिन वो भी इस मामले पे जो है खुश नहीं होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिर साहब, मैं इस आपके सवाल के जवाब देने से पहले दो आपके ऑब्जर्वेशन कहना चाहता हूँ। एक, आप लोगों को ये एक लफ्ज़ बड़ा पसंद आने लगा आता है, हसास। कभी हसास इदारा आ जाता है, कभी हसास। ये आप कहाँ से सीख लिया ये वक्त हसास नहीं? मतलब ये मुझे बताया ना, ये क्या मतलब है हसास? हर चीज़ हसास है पाकिस्तान में, हर तरफ हसास नहीं, मतलब ये क्या चीज़ है कि हर चीज़ हसास इदारे? ये क्या मतलब? इस लफ्ज़ को क्यों पाकिस्तान में कितना इस्तेमाल किया जाएगा हसास? आपने क्यों इस्तेमाल किया हसास? क्योंकि ये इतना नहीं मतलब क्या है? अच्छा, दूसरी बात है कि आप देखिए, मैं इस मौजू पर पिछले 15 साल से गुफ्तगू करता रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, मैंने इस पर बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ पढ़ा है इस मौजू के ऊपर। ये जो पाकिस्तान की फाइनेंशियल अफेयर की दुकान है, आप उल्टे लग जाएं फिर भी इसको चला नहीं सकते। आपकी हालत उस शुतुरमुर्ग की है जो खतरे को देख कर अपनी गर्दन रेत में छुपा लेता है। आप कुछ भी कर लें, आप कोई तरकीब NFC को रिकंस्टिट्यूट कर दें, कुछ भी कर दें, पाकिस्तान की जो माली फाइनेंशियल हालत है, इस हालत को आप इस सिस्टम में चला ही नहीं सकते। अच्छा, ये खतरा इस पे मतलब पहले आप ये डिसाइड करें कि तब्दीली नहीं है, ये तोड़ के नया बनाना है। आप कह रहे मौजूदा निज़ाम वाइबल नहीं, चल ही नहीं सकता, फाइनेंशियल सिस्टम चल ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल टू रन है। इसकी वजह बता देता हूं मैं आपको। एक ज़माना, तकरीबन ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 15-20 साल पहले जी, पाकिस्तान का 33% आमदनी का हिस्सा जाता था इंटरेस्ट में, तकरीबन 33% जाता था डिफेंस में, और 33% जाता था बाकी खर्चात में। ठीक है, आज पाकिस्तान की आमदनी का तकरीबन 90% हिस्सा, 70% से प्लस हिस्सा इंटरेस्ट में चला जाता है। तो ये कहानियाँ, अब ये NFC आगे कर लो, पीछे कर दो, ये कर दो, कर दो, ये अवाम को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। पहले आप ये डिसाइड करें कि ये दुकान नहीं चल रही। मुश्किल हो गया? नहीं, मुश्किल नहीं, ये आप नामुमकिन हो गई। अच्छा, और ये जो लायबिलिटी आप लेके बैठे हैं, जो आप डोमेस्टिक डेट की लायबिलिटी लेके बैठे हैं, डोमेस्टिक डेट की जो आज पोजीशन है,
क्या इस लाइबिलिटी को आप एनएफसी के थ्रू अब आपने एक बड़ा एक बुनियादी नया एक टर्म ईजाद की है, बेस क्या कहते हैं उसको, एक नया टर्म ईजाद हुआ है, ये शायद हफीज पाशा साहब की टर्म है, प्राइमरी डेफिसिट। उसमें वो इंटरेस्ट को नहीं लगाते हैं, ठीक है ना। प्राइमरी डेफिसिट क्या है? ठीक है, ये कहानियां लोगों को बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं बेवकूफ़ बनाने की। अब आ जाते हैं एनएफसी के ऊपर। एनएफसी की जो तकसीम आज है उसमें इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट जो सूद की अदायगी है, उस तकसीम सूद की अदायगी से पहले हो रही है। 100 आप कमाते हैं, फिर सूबों को देते हैं, उसके बाद सूद की अदायगी होती है। तो ठीक है, आप 54% सूबों को दे देते हैं और फिर सूद की अदायगी होती है, ठीक है। अब जो सूद की अदायगी, अब जो बचता है 54 के बाद 48 फिर 46 जो भी बचता है वो 42.5 बचता है, वो इंटरेस्ट से कम है, इंटरेस्ट से कम है वो। तो फिर दुकान तो खत्म हुई ना, खत्म हो गई। ठीक है। तो अब ये कि सवाल, दो सवाल है, क्या वो 54 जो है 57.5 से पर जो भी है, क्या उस 57 को कम करना है? पहला सवाल। हाँ। पहला सवाल है कि क्या तमाम सूबे मिला के और विफाक के दरमियान में कुछ करना है? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि जो सूबों के दरमियान में तकसीम है उसको क्या करना है? मेरा जाती व्यू है। सूबे के अंदर भी जो तकसीम उसका क्या करना है? हाँ, मेरा जाती सवाल है कि ये जो कहानी चल रही है ये पहले वाले सवाल के ऊपर चल रही है। ओके, हाँ, जारी कि वफाक को शिकायत है कि हमारे पास पैसे नहीं। हाँ, विफाक को शिकायत। विफाक है कौन? वफाक है भाई। विफाक कौन है? विफाक एक बड़ा सूबा है। विफाक जिस मुल्क के अंदर 55% और नेशनल असेंबली की सीटें एक सूबे में हों और जिसमें मनी बिल पास हो रहा हो बाय दी नेशनल असेंबली, उसमें कौन सा विफाक होता है? मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ आपको, शायद इतनी बात शायद लोगों को समझ नहीं आए मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके साथ रहूँ इस मामले पे। जी, विफाक जब होता है जब बराबरी की बुनियाद पर हो। क्या डिस्पैरिटी बहुत बड़ी है, डिस्पैरिटी नेचर नहीं, और जो फाइनेंस का बिल है जिसको मनी बिल कहते हैं, जिससे पूरी सारी फाइनेंस डिबेट होती है, वो नेशनल असेंबली पास करती है। वो एक सूबा पास करता है, बाकी तो बेचारे यतीम है। आप इसको सेनेट में क्यों नहीं लेके जाते? तो पहले तो आप ये फैसला करें कि विफाक करते हैं ना, आप सारे विफाक करते हैं, तो विफाक क्या चीज है? और तो आपने तो बड़े बुनियादी सवाल कर दिए कि स्ट्रक्चरल चेंजेस की जरूरत है आपको, यही है ना? नहीं ना, पहले तो ये फैसला करें कि विफाक क्या होता है भाई, और फिर ये भी डिसाइड करें कि जो दूसरा बड़ा खर्चा है और जो पाकिस्तान के डी फैक्टो रूलर्स हैं वो भी उस बड़े सूबे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डी ज्योरो फैसला करेगा या डी फैक्टो फैसला करेगा? तो परेशान लगते हो मुझे। नहीं, मैं ज्यादा परेशान नहीं परेशान लग रहे हो तुम, शायद चलाओगे भी नहीं। मैं तो फैसला कौन चलेगा? डी फैक्टो चलाएगा, डी ज्योरो करेगा ये फैसला? एक पहले ये फैसला भी कर लेना, ये कमीशन जो बना है ये डी ज्योरो फैक्टो है। मुझे अगर खता कलामी की इजाजत दें, मुझे लग रहा है दो झगड़े हैं, दो तरह के झगड़े। पहले झगड़ा जो है वो ये है कि विफाक के पास पैसे नहीं है। एग्जैक्टली, तो पहले झगड़ा ये कि इसका मतलब विफाक का पैसे नहीं है, सुबह का कटेगा ना यार, 100 में से ही कटना है ना। सिर्फ इतनी नाक बोर्ड की घुमा के क्यों पकड़े हो? जब आप कह रहे हो विफाक का पैसे नहीं है तो मतलब क्या हुआ? तुम ऊपर से काटोगे ना यार, इसको नाक को पीछे से पकड़ने की जरूरत क्या है? आप ये बोलोगे यार हमें सुबह का हिस्सा काटना है, खत्म। हाँ, कम करना है, बस खत्म हो गई। वो इशारे हैं, वो तमाम तरह इशारे हैं। फिर इसमें परेशानी, इशारे क्या मतलब? साफ बात करो ना। साफ बात है, चले साफ बात है। इशारे क्या मतलब? एक तो चले कि सूबों के पैसे कट गए, जब उसकी एक जवाब है कि भाई कर्जा का पूरी अदायगी अगर वफाक में करनी है, आपको डिफेंस वो जो है वो वफाक में देना है, तो उनके पास डिफेंस के साथ तो सबसे बड़ी जाती हो रही है। ये भी मैं आज पाकिस्तान आपके रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, सबसे बड़ी जाती फाइनेंशियल जाती जो ये इसके मुल्क के अंदर हो रही है वो डिफेंस के साथ हुई है। उनके पैसे पूरे नहीं मिल रहे क्योंकि उनको मिल रहे हैं 2000 शायद 100 या 2700 बिलियन रुपीस डॉलर टर्म में। उनका जो डॉलर टर्म में जो उनका जो है ना कम हो रहा है, वो कम नहीं हो रहा, आधा रह गया है 5 साल में, आधा रह गया है फौज का खर्चा। सबसे मजलूम तो फौज है,
इस वक्त फाइनेंशियल साइड पे। और 2022 के बाद तेज हुआ ये मामला, ज्यादा 160 का डॉलर 280 का डॉलर हो गया। तो आपके क्या जिस तरह डॉलर बढ़ा है, क्या फौज का जो उनका सारा खर्चा तो फॉरेन करेंसी में होता है, उनके साथ आपने किया क्या है? तो ये तो कहते हैं ना, आपने तो उनको सबसे पहले तो उनको मारा है ना। क्या उनका खर्चा बढ़ा है? आप अगर आपका जीडीपी की साइज बढ़ेगा तो उनका भी बढ़ना चाहिए। आप समझ नहीं रहे बात। फौज का जो इंक्रीज है वो 10% के आसपास है, 10-15 जो इन्फ्लेशन को कवर जो भी कवर, ठीक है। और फौज का खर्चा आर्म्स के लिए बल्क ऑफ देम इज इन द फॉरेन करेंसी, तो वो डॉलर तो आधा रह गया। तो इन डॉलर टर्म्स तो उनका एलोकेशन आधा रह गया है। अच्छा, हम अब आ जाते हैं मौजू पे आते हैं ना। दो चीज, तीन इश्यूज है ना। पहले इशू है प्रोविंसेस और फेडरेशन का एलोकेशन जी, इस पे कट लगने जा रहा है, जिसपे आपने बिल्कुल सही कहा कि तमाम सूबे परेशान हैं क्योंकि सबका कट लगेगा। इसमें सब मुत्तफिक हैं, इसमें गंडापुर, मरियम और अली शाह दोनों एक ही कश्ती में हैं, क्योंकि कट लगने वाला है वहां से ऊपर से। ठीक है, पहली बात। दूसरा सवाल आता है कि आपस में एलोकेशन जो है कि 23-24 पंजाब का इतना परसेंट और सिंध का इतना परसेंट और बलूचिस्तान का, उसके ऊपर भी लोग सवाल कर रहे हैं। इसके ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत बड़ा सवाल, इसके ऊपर जो लोग बहुत बड़ा सवाल नहीं है। जो मिलिटन माहिरीन से इसके ऊपर सवाल जो है मुझे एक अर्ज करने थे ना कि वो कह रहे हैं कि जी हमारा एनएफसी की डिस्ट्रीब्यूशन होती है ज़्यादातर 82% आबादी की बुनियाद पर, और बाकी चीज़ों को इतना आप निगलेक्ट करके रखते हैं। बैकवर्डनेस के ऊपर हमारे यहाँ रेशो बहुत कम है, ठीक है ना, हमारे यहाँ वो जो उसका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन उस पर कम है, तो इन चीज़ों को भी अकाउंट फॉर होना चाहिए। ये दूसरा झगड़ा है। और तीसरा ये कि विद इन द सूबा आप किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें। मैं उसी पे आ रहा था ना जी। दूसरा जो है कि किस सूबे को कितना मिलना चाहिए, वो उसमें पहले सिर्फ और सिर्फ होता था आबादी पर। ठीक है, ये अब चेंज हुआ है। जो अब चेंज हो रहा है वो पहले आबादी से चेंज हुआ है। अब जो आज है, पहले 100% आबादी था, अब 82 है। अब 82 आबादी हो गया। इसको आप चेंज करें, ये लॉजिकल बात है। इस पे मुख्तलिफ आरा हो सकती है कि आप उसको चेंज करें, वो एक सोचें। मगर मेरा जाती व्यू है, मैं दोबारा आपको कह रहा हूँ, इस पे बड़ा झगड़ा नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं तीसरे सब्जेक्ट पे, जो कि एनएफसी का सब्जेक्ट ही नहीं है, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन, वो है पीएफसी का फंड। ठीक है, पीएफसी के बारे में मैं मुख्तसर आपको ये कह सकता हूं कि मैं 3 महीने केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर रह चुका हूं। मैंने अपने ड्यूरिंग केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर बड़ी कोशिश की अपने सेक्रेटरी को कि मुझे वो सिंध के प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का जो अवार्ड है इसकी वर्किंग ला के दिखा दे। वो मुझे आज तक नहीं मिली। मेरा 3 महीने का टेन्योर खत्म हो गया, मैं घर आ गया। आप मुझे कागज दिखा दें। वो इतनी खुफिया है या वो मतलब क्या है नहीं, दस्तयाब नहीं, क्या मसला है? शब्बर ज़ैदी शायद पाकिस्तान का वाहिद आदमी है जो उर्दू बोलने वाला है या जिसका ताल्लुक कराची शहर से है, जो कभी सिंध का वज़ीर ख़ज़ाना रहा है। दोबारा समझाऊं? ये समझ गया मैं। ठीक है, कभी आज तक सिंध का वज़ीर ख़ज़ाना कोई उर्दू बोलने वाला नहीं रहा। आपको इससे ज़्यादा समझ आने की ज़रूरत है? अच्छा, लेकिन अब लोग बात करते हैं कि कराची सिंध का हिस्सा है। मैं पूछ रहा हूँ, कभी 1947 से लेकर आज 2025 तक कोई उर्दू बोलने वाला सिंध का वज़ीर ख़ज़ाना रहा है? अच्छा चलो एक और छोड़ो, आगे चलो। सिंध का वज़ीर ख़ज़ाना आज कौन है? वज़ीर आला है। आप क्यों आपको आप मुझे एक बात बताएं, आप सिंध के लिए बड़ा आप एक बात बताएं, हसास है ना। अब आप मुझे बताएं ना, आप मुझे बताएं, आपको 12 साल से वज़ीर ख़ज़ाना नहीं मिला कोई? आप ये कह रहे हो मुझे कि एक वज़ीर आला साहब हैं जो कोई हीरा पैदा नहीं कर सके पिछले 12 साल से, जो वज़ीर ख़ज़ाना बन सके। एम आई राइट? क्यों बताएं? मफादात का मसला है ना, जो लोगों को मफादात का मसला है ना। कौन सी मफाद? वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले जवाब देंगे। नहीं, क्या वजह है कि भाई उनको 17 साल में आप लोगों ने कभी ये सवाल किया? हमने मेरा नहीं ख्याल, मैं आपको आज बिल्कुल कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, मेरा नहीं ख्याल कभी किसी ने मुराद अली शाह से भी पूछा है कि जनाब मुराद अली साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान होंगे, मगर ये बताइए कि 12-15 साल से आप मुस्तकिल वज़ीर ख़ज़ाना क्यों हैं? क्या सिंध में कोई माइका लाल नहीं पैदा हुआ
जो वजीर खाना बन सके। हाँ, असद अली शाह को बनाते हैं और यार किसी को बना दे, क्यों नहीं पैदा हुआ आज तक? आज तक क्यों नहीं पैदा हुआ कोई भाई का पैदा हुआ जो वजीर खाना बन जाए? बता दें मुझे। मेरे ख्याल में मुराद अली शाह साहब ने कुछ बड़ी भारी जिम्मेदारियां उठाई हुई हैं, जिनका मतलब है वो हमें बताते नहीं क्या है। मैं ये कह रहा हूँ ना, मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि यार हम भी थोड़ा बहुत जानते हैं, तो क्यों इतने नालायक पैदा हुए हैं सिंध में कि सिवाय एक हीरे के बाकी को हीरा निकला, एक ही हीरा निकला है ना, कोई हीरा और क्यों नहीं निकला अभी तक? बिलावल साहब से पूछे ना बुला के। अच्छा, अब आ जाते हैं कराची के ऊपर। कराची के साथ दो जातियाँ हो रही हैं। अच्छा, कराची के साथ ये जाती हो रही है कि क्योंकि आपका बुनियादी फैक्टर जो होता है वो होता है आबादी। तो आपने आबादी को तकरीबन 1 करोड़ आबादी से कम गिना हुआ है, तो मतलब ख़त्म हो गया। जो लोग फैसिलिटी अवेल कर रहे हैं वो 3 करोड़ हैं, जो एलोकेशन मिलती है वो 2 करोड़ की है। इसलिए ये सारा किस्सा है। दूसरी बात, जो जुल्म नवाज शरीफ साहब करके चले गए वो ये कि सिंध का एक मेजोरिटी, सिंध का एक टैक्स था, कराची का टैक्स था जो केएमसी लेती थी, जिसका नाम था ऑक्ट्राई। हाँ, वो आपने नहीं, वो आपने क्या किया आपको पता है? मर्ज कर दिया। किससे? जीएसटी में कर दिया जी, ना? जीएसटी से कर दिया। हाँ। तो वो आपने सिंध से एक बुनियादी चीज़ छीन ली, और ये इसाक डार साहब ने 12.5 से जब 15 किया था तो ये इस बुनियाद पे किया था कि 12.5 सेल टैक्स हम ऑक्ट्राई को मर्ज कर रहे हैं। ठीक है, उसमें गालिबन जो बिजनेसमैन थे उन्होंने कहा वहाँ ले लो, फिर उसको उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दें। मेरे सामने ना इन कमीशन एजेंटों को बिजनेसमैन नहीं कहा करो तुम। ये तो आपका ना बिजनेसमैन, कौन सा बिजनेसमैन यार? चले हम 4-5 कमीशन ले, लेकिन उसके बाद होना ही चाहिए। कमीशन एजेंट 4 आते हैं, उनको तो बैठा देते। अगर सूबे को मिल गए वो पैसे, फिर बजाय वो पैसे सूबे को मिलने हैं ना, और वो पैसे सूबे को मिलने हैं ना, और वो सूबा लेकर नहीं थे, वो कराची के थे। नहीं, कराची की होती है, फिर सूबे को चाहिए था कराची को दे ना। वो नहीं ना, मेरी बात नहीं समझे। जो ऑक्ट्राई का ताल्लुक पीएफसी से है ही नहीं, वो तो केएमसी की अर्निंग है यार। केएमसी की अर्निंग थी ना, आपने केएमसी की अर्निंग निकाल ली ना। आप समझे नहीं, कराची से केएमसी की अर्निंग निकाल दी ना आपने। ये इस जुर्म में मुराद अली शाह और शहबाज शरीफ दोनों शामिल हैं। ये दोनों का मुश्तरका जुर्म है। ये सिंध ने मिलकर किया वफाक के साथ कि आप ले जाओ, कराची को महरूम कर दो, वहां से फिर हम आपस में बांट लेंगे। ये हुआ है या नहीं हुआ? ये हुआ है कराची के साथ। अच्छा, अगर मुझे इजाज़त दें, मैं एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं, जब वापस आएंगे तो इसी मौजू को हम जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। अब बड़ा बुनियादी सवाल है कि मुल्क में वसाइल की तकसीम हो तो कैसे हो। नया NFC कहते हैं ना अवार्ड बन गया है, और उसी पे हम बात कर रहे थे। शब्बर जैदी साहब से हमारी गुफ्तगू जारी थी। तो सवाल ये कि सिर्फ जो आप बात करते वक्फे से पहले कि कराची के साथ जो है बड़ी ज्यादती हुई, ऑक्ट्राई चला गया इसके पास से, सिर्फ कराची के साथ ये जुल्म हुआ कि बाकी शहरों के साथ भी हुआ है? देखिए, ऑक्ट्राई सिर्फ कराची में ही होता है, और भी तो शहर है ना। देखिए, बात ये नहीं है, बाकी शहरों के साथ भी ज्यादती हुई। और जो एक जनरल ऑब्जर्वेशन है, जनरल ऑब्जर्वेशन कह सकता हूँ कि जो लाहौर का एलोकेशन है, लाहौर सिटी का, वो लाहौर के रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है। ये एक परसेप्शन है। ठीक, इस पे मतलब ज़्यादा बात कर सकते हैं। मतलब मगर ज़ाती जो हुई है, बुनियादी ज़ाती वो कराची के साथ हुई है, और वो रूरल सिंध और पंजाब ने मिल के की है, सोच समझ के की है, जान के की है, किसी अनजाने में नहीं हुई। ये जो इम्तियाजी सलूक की बात हो रही है, अब हम जैसे जो आप कहेंगे फिर तुम बहुत मासूम हो, लेकिन है मासूम ना, कि भाई कराची सिंध का दारुल हुकूमत है। कराची की मईशत चलेगी तो पूरे सिंध को फ़ायदा है, ना सिर्फ पूरे सिंध को फ़ायदा है, पाकिस्तान को फ़ायदा है। अगर हम कराची सही चल रहे हो, इतना बड़ा ये इकनॉमिक इंजन है, तो क्या इनको समझ में नहीं आता कि कराची को आपने रूरल स्लम बना दिया है? मतलब है उससे भी ज़्यादा ख़राबी है, यहाँ पे सड़कें टूटी हुई हैं, बर्बाद हो गया ये शहर हर तरह से। तो क्यों एनलाइटेड सेल्फ इंटरेस्ट में क्यों नहीं करते? दो चीज़ें होती हैं। एक होता है सियासतदान हमेशा अपने वोट बैंक को देखता है। हाँ। मगर जब मुल्क का नहीं सोचता, मगर अब मुझे कोई परेशानी नहीं है। अब क्योंकि कश्ती डूब रही है, तो अब ये मजबूर हैं देखने के लिए। अब मजबूर हो जाए, अब देखिए, अब ये हो जाएगा ठीक। अभी कराची को कुछ पैसे मिलेंगे, आप ही कह रहे हैं? नहीं, कश्ती क्योंकि डूबने लगी है, तो उस कश्ती का जो इंजन है चलाना पड़ेगा ना, क्योंकि कश्ती रुक गई थी ना चलने। कश्ती का इंजन बंद हो गया था। इंजन चला रहा था, कराची चला रहा था, वो इंजन बंद हो गया था। इन्होंने बंद कर दिया जान के, उसके चोक डाल दी, चीनी डाल दी इंजन के अंदर। अब वो चीनी डल गई इंजन के अंदर, वो नहीं बंद हो गया। अब जब इंजन बंद हो गया, कश्ती दरम्यान में आके खड़ी हो गई है। अब
दरिया के पार तो जाना है ना, कराची चाहिए आपको, कराची चलाना है, चलाना है, वही ना चाहिए आपको। मैं ये कह रहा हूँ अब तो ये मजबूरी में चलाएंगे ना, चाहे कोई भी हो। जिन्होंने बंद किया था उनको चलाना पड़ेगा, कोई भी बंद करने वाला हो। मैं कहता हूँ चाहे वो बंद करने वाला मैं हूँ या आप हैं, जिसने भी कश्ती को बंद किया था ना, वो भी कश्ती को किनारे पे लाएगा। अब ये बताइए कि इसी तनाजुर में हम देखते हैं कि एक बहस जारी है, नए सूबों की बहस, ज़ाहिर है कि उसको डिनाइबिलिटी का फैक्टर वफाकी हुकूमत के पास है, लेकिन बड़े जोरों शोर से जिस तरह से हो रही लग रहा है, सोच चाहिए। देखिए मेरी बात, तो ये क्या है, ये मेरी बात हल जो है, मेरी बात सुने, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, मैंने ये बात कम से कम 15 साल पहले आपके फोरम में की थी कि नए सूबे बनाए जाएं, राइटिंग में भी दी थी। आज आप इतना शोर शराबा जो देख रहे हैं वो इसलिए बता दे रहे हैं, मुझे मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो ये कह रही है कि किसी मिलिट्री के थिंक टैंक ने ये कहीं से रिलीज़ किया है। अगर मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो ये कह रही है, और क्योंकि काउंटर आर्ग्यूमेंट होता है कि नए सूबों में इंतजामी खर्चे बढ़ जाएंगे। मेरी बात सुनो ना, कि क्योंकि उन्होंने रिलीज़ किया है तो लोगों का ख्याल है कि डिफेक्टो होने वाला है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाएं इसके ऊपर, खर्चे बढ़ने की बात नहीं है, बात बड़ी सिंपल सी है। इस इशू के ऊपर तमाम जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग पाकिस्तान में, जितने भी लोग हैं जो कि पाकिस्तान में मैटर करते हैं, मरियम नवाज़, मुराद अली शाह, अली अमीन गंडापुर, पूरी ब्यूरोक्रेसी, पूरी एस्टेब्लिशमेंट स्टेटस क्यू को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, और स्टेटस को कोलैप्स कर रहे हैं, नहीं चल रहा, तो डिलीवर नहीं कर रहा। मेरे हिसाब से नहीं कोलैप्स कर रहा ना, उनके हिसाब से तो नहीं कर रहा ना। उनको तो फायदा है भाई, जापान जा रहे हैं, उनको तो फायदा है, जापान जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ। हाँ, जा रहे हैं, मतलब नहीं, जापान जा रहे हैं वो तो सही है, मगर जापान जाते हुए फिलिपिनो मेड को भी ले जा रहे हैं। ये मुझे जापान जाने पे कोई एतराज़ नहीं है, हाँ, फिलिपिनो मेड और अपने बच्चों के दोस्तों को एतराज़ है मुझे। अच्छा, उसका आर्गूमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने दिया है कि इसलिए गए थे बच्चों के दोस्त के जहाज़ की सीटें खाली थी। हाँ, बिल्कुल दुरुस्त है, मैं तो एग्री करता हूँ, मुझे भी ले जाना चाहिए था। चले, अब आगे मेरा सिर्फ कहने का ये है कि ये की जो सिचुएशन है ना इस वक्त सूबे बनने की, एवरीबडी इज कन्विंस्ड कि बनने चाहिए, मगर एवरीबडी इज गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम द स्टेटस क्यू। उनको ये स्टेटस क्यू सूट करता है, ये आज का निज़ाम सूट करता है, उनकी कोशिश है जितना डेफर कर सके कर दें। कॉमन सेंस ये नहीं कहती कि आप जो है इख्तियार निचली सतह पे मुंतकिल कर दें, मकामी हुकूमतों को जो है बाइख्तियार बनाए ताकि मसला हल हो जाए, सूबे भी रहेंगे। और जनाब ये जो आप बात कर रहे हैं, ये किसके जहन में आनी चाहिए? हुक्मरान इशराफिया, हुक्मरान किसे कहते हैं? हमारे मुकद्दर के फैसले करें जनाब। क्या आपके ख्याल में 372 जो MNA बैठे हैं उनमें उन्होंने कभी डिस्कशन इस बात पे की कि कोई ऐसी सोच उनके जहन में है? कोई रियाज फतियाना साहब ने एक बिल पेश कर दिया, ठीक है, मगरबी सूबा पंजाब का, ठीक है, आपके ख्याल में क्यों पेश कर दिया? कौन है रियाज फतियाना साहब? उनका PTI में क्या हैसियत है? क्या ये PTI की व्यू है? ये जो इसको हम उर्दू में बोलते हैं शुरुलियाँ छोड़ते रहते हैं, ऐसी शुरुली एक ज़माने में MKM ने भी छोड़ी थी। ये जो हम शुरुलियाँ छोड़ते रहते हैं, ये किसके कहने पे छोड़ते हैं? बताए ना मुझे। मुझे पे मैं तो यार आप मेरे बताए ना, रियाज फतियाना साहब ने असेंबली में एक कागज़ डाला है ना, अभी सुना होगा ना आपने। वो इस वक्त जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है वो PTI के MNA शायद, पार्टी की कंसेंट है। अच्छा चले आगे चले, किश्वर ज़हरा साहिबा ने डाला था MKM की तरफ से एक, ठीक है, मेरी अजीज़ा है। क्या आज जो किशोर ज़हरा ने डाला था वो पार्टी की पोजीशन है MKM की? मेरा सवाल है उनसे। MKM की कोई पोजीशन है? मैं पूछ रहा हूँ, यही तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। MKM की कोई पोजीशन है, ये भी तो एक सवाल है। यही तो मैं पोजीशन ही नहीं उसकी। नहीं, पोजीशन नहीं है, जीरो है, वो तो जीरो है ना। नहीं, मगर जो उन्होंने बिल, उनकी पार्टी के MNA ने बिल डाला था, क्या उस पर खड़े हैं वो आज? उन्हें नहीं पता कहाँ खड़े हैं। मुझे नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मेरा खुद नहीं पता, हमें क्या पता? सवाल ये है ना, हाँ, उन्हें खुद नहीं पता है कहाँ खड़े हैं। वही क्या, उन्हें नहीं पता तो हम कैसे बता सकते हैं कि MKM कहाँ खड़ी है? यही तो अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो आप शुरुलियाँ डालते रहते हैं, यूं डालते रहते हैं ना, ये यार दफा करें, क्यों लोगों को परेशान कर रहे हैं, क्यों लोगों को? मैं फिर आऊंगा कि निचली सतह पे इख्तियारात यार ये बात नहीं हो सकता, चोरी है ना निचली सतह पे। पहले आप एक फंडामेंटल फैसला करो कि हमें बनाने। मुशर्रफ साहब के दौर में हुआ था ना, उससे वो जो लोग खुश भी थे उससे। नाजिम वाला जो आपका मुशर्रफ साहब एक डिक्टेटर थे, वो फौज के थ्रू आए थे, फौज से कराना है, फौज से कराना है।
भाई हमें तो ये फौज से कराना है। हमें तो आम खाने कहाँ से आते हैं उससे हमें गर्ज नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको बात ये कि जिसमें शहर का फायदा हो, मुल्क का फायदा, वो काम हो जाना अच्छा, अब चाहिए। मैं थोड़ी सी आपको, अब वो जमहूरी तरीके से हो, मैं मिलजुल कर हो जाए तो ज़्यादा थोड़ी अच्छा सी आपको बात बताता हूँ। गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाना है, ट्राइबल को सूबा, शायद आज़ाद कश्मीर को भी सूबा बनाना है, तो ये एडजस्टमेंट होने जा रही है। और उस एडजस्टमेंट में आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करूंगा कि उस एडजस्टमेंट में दूसरी एडजस्टमेंट भी साथ में शामिल हो जाए, तो हमारा भला हो जाएगा। आप दोबारा समझें, पहली एडजस्टमेंट गिलगित बल्तिस्तान की, आज़ाद कश्मीर की तो होनी है। आज आप बताएं गिलगित बल्तिस्तान की क्या पोजीशन है, क्या है गिलगित बल्तिस्तान? पाकिस्तान का हिस्सा है, सूबा है, क्या है? तो सूबा नहीं, क्या है? अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है। किसका यूनिट है? पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान का बाज़ाब्ता तौर पे नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है कि आज़ाद कश्मीर का हिस्सा भी नहीं है। यूएन के जो करारदादे हैं उसके हिसाब से तो हम यूएन की करारदाद में मुल्क नहीं चल सकता ना यार। हाँ। तो असेंबली में उनका बंदा है नहीं उनके आज़ाद कश्मीर का भी नहीं है, उनका तो भी फिर नहीं है। तो ये आप क्या चलाना चाहते हैं? देखिए ये सारी चीज़ें एडजस्ट होनी है। मेरी इंफॉर्मेशन ये कहती है कि क्योंकि मैं कराची वाला हूँ और कराची में बैठता हूँ, तो जब मैं सूबे की बात करता हूँ तो मुझे मेरी बात को एक नज़रिए के तहत देखा जाता है कि ये किसी ऑब्जेक्टिव से कर रहा है। एक और सुने ना मेरी बात। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये होने वाला है। चेक कर लेना बाई कैमरल कॉन्सेप्ट, बाई कैमरल और यूनी कैमरल का कॉन्सेप्ट किसी अमेरिकन लॉयर से बात कर लेना किसी वक्त कि नहीं, हमारा अपना लॉ क्या कहते हैं? हमारे भी तो आईन और कानून है ना, हमारे भी तो आइन के ऊपर एक चीज होती है बाई कैमरल और अच्छा, वो एक आइन पाकिस्तान में कभी अप्लाई नहीं हुआ है इंडस वाटर ट्रीटी पर। इंडस वाटर ट्रीटी पे हुआ है। इंडस वाटर ट्रीटी में किस लॉ में दिए थे? कौन सी असेंबली ने पास किया था? इंडस वाटर ट्रीटी कौन सी असेंबली ने पास किया? असेंबली में पास हुआ था, पता है ना? नहीं, जाहिर है कि फील्ड मार्शल के दौर से वो फील्ड मार्शल लिखा हुआ उसके बाद, फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान। ठीक है, वो किस ट्रीटी में साइन हुई थी? क्यों असेंबली में गई थी? बताए ना, मुझे सवाल का जवाब दें। देखिए बात सुने, मैं जो हूँ वो दीवार के पार फाइनेंशियल साइड की भी रिस्ट्रक्चरिंग देख रहा हूँ और एडमिनिस्ट्रेटिव साइड की भी रिस्ट्रक्चरिंग। ये आप कह रहे हैं ये जो नया एनएफसी बना ये कारनामे अंजाम देगा? ये कारनामे बाय हुक और क्रुक। ये एनएफसी प्रोविंसेस, ये अब जब एनएफसी का, ये आप बार बार कह रहे हैं अवार्ड, एनएफसी का अवार्ड नहीं आया, एनएफसी कमीशन बना है, अवार्ड अभी आना है, अवार्ड आना है, बिल्कुल अवार्ड आएगा ना, वो इंशाल्लाह ताला 12 सूबों के साथ आएगा। ये मेरा प्रेडिक्शन है, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर भी शामिल होंगे। और वो इस बात पे भी राजी होंगे कि जी सूबों का जो वो है वो कुछ कम हो जाए, जो डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है। क्या? नहीं, देखिए आपने एक दफा सुई का क्लिक कर दिया ना तो सारा काम खुद ब खुद हो जाएगा। आपने एक दफा किसी सूबा बनाया तो बाकी सूबे होता ना, जब आप हाउस ऑफ कार्ड दो इस तरह गिरता है, वैसे गिरेगा। यही तो प्रॉब्लम, मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ ना कि यहाँ पर पंजाब में बनता है भावलपुर सूबा होना आप चाहिए। एक दफा को सूबा बनाएं, उसके 25 दिन बाद सूबा बन जाएगा। यही तो मैं कह रहा हूँ, ये हाउस ऑफ कार्ड है ना। मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिशियन इस बारे में बुरे नहीं है, कन्विंस है, लेकिन वो जिसे कहते हैं अमल नहीं कर रहे। नहीं, उनके ऊपर एक अननोन खौफ है। अननोन खौफ ये है पब्लिक रिएक्शन क्या होगा, नहीं, पब्लिक रिएक्शन नहीं, अननोन खौफ ये है कि मैंने ये डरबा खोल दिया तो दोबारा मुर्गियों को अंदर कर सकूंगा नहीं। मुर्गे में लड़बे। इसमें एक बड़ी बहस है कि जी सूबे जो हैं, कोई बहस नहीं, वो नहीं, एक और बहस तो एक बहस तो है ना कि वो इंतजामी बुनियादों पर हो, लिसानी बुनियादों पर ना हो, पहली बात, ताकि मतलब मैं आपको एक और बात बता दूं, एक और बात यहाँ याद रखिएगा, जिंदगी में याद रखिएगा, दुनिया में किसी जगह पर कोई ऐसी दुनिया में जगह नहीं है जहां पर सूबे लिसानी बुनियाद पे नहीं हो। मेरी जगह बताएं, कोई दुनिया का इलाका दिखा दें जहां सूबे लिसानी बुनियाद पे नहीं हो। ये कहानी भी आप बंद कर दें।
ये जो आपने एक बड़ी आइडियोलॉजिकल बात की है ना, ये बैठ के ये जो आप आइडियोलॉजिकली बातें ये जो आप आइडियोलॉजिकल बातें करते हैं ना, जो आपको वहां से आती है इस्लामाबाद से, जो आपके दिमाग में डाली जाती है, इसको अब इसको भूल जाए। मेरा बड़ा जरखेज है ना, खुद भी पैदा नहीं है आपका, जरखेज नहीं है आपका, जहन इस बारे में नामुकम्मल है, आपको पता नहीं। दुनिया में मुझे एक मुल्क बताएं, एक कंट्री बताएं जहां पर सूबे नॉन लिसानी हैं, क्या फर्क? नहीं, सुन लो मेरी बात, मुझे बताओ ना एक मुल्क, मुझे बताओ इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, आयरलैंड में क्या फर्क है? हाँ, वहाँ पे अलग अलग जो उनकी सब नेशनलिटीज हैं उनकी। नहीं, जबान है, जबान वही। हाँ, वेल्श इज अ सेपरेट लैंग्वेज। इंडिया में क्या है? हरियाणा और पंजाब में क्या फर्क है? चले, मेरे ख्याल में गुफ्तगू बहुत ज़बरदस्त हुई है। शब्बर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, जब शब्बर साहब से हम गुफ्तगू करते तो हमें वक्त का पता नहीं चलता, और आज ये जनाब एक तोहफे के साथ हैं। 32 ऑनकार रोड, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। मैंने तलफ़ुज़ गालिबन सही किया उसका। 32 ऑनकार रोड, 32 ऑनकार रोड। तो ये मुझे अभी मिली है, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, और आप भी देखिएगा कि यकीनन इंकशाफात होंगे उसी तरह के जैसे कि आज ये हमारे साथ गुफ्तगू में कर रहे हैं। तो कहते हैं ना, हासिल जमा ये कि जी मौजूदा एनएफसी के साथ जो है वो पाकिस्तान का चलना बड़ा मुश्किल है, तो इसके अंदर एक स्ट्रक्चरल चेंज की ज़रूरत, तब्दीली की ज़रूरत है। अब ये जो नया कमीशन बना है वो तब्दीली ला पाएगा नहीं ला पाएगा, पूरी कौम की नज़रें हैं, और ज़ाहिर है कि इसके ऊपर भी मज़ीद बहसें होनी है। और आज गुफ्तगू का मकसद भी ये था कि हम इस बहस को जो है आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा प्रोग्राम में साथ दिया। नाज़रीन, हम एक मुख्तसर वक्फा लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। तो जनाब, पाकिस्तान में एक बढ़ता तासुर ये कि जी जो एनएफसी का मौजूदा फार्मूला है उसके तहत पाकिस्तान नहीं चल सकता, और अगर चलाने की कोशिश की जाएगी तो फिर इसी तरह लुढ़कता हुआ, डगमगाता हुआ चलेगा। तो जो ज़रूरत इस बात की कि जी आप एनएफसी फार्मूले के अंदर तब्दीली करें ताकि वफाक के पास कुछ वसाइल बचें, तो वो कहते हैं ना निज़ाम हुकूमत चलाने की बात करें। और इसी का एक दूसरा नुक्ता ये कि जनाब ठीक है कि जब वसाइल की तकसीम हो जाते हैं, सूबों को पैसे मिल जाते हैं, तो क्या वजह है कि जी जो है प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन जो है वो नहीं आता, बल्कि वहाँ पर भी हम देखते हैं कि जी एक इर्तिकाज़ हो जाता है। जो इल्ज़ाम सूबे वफाक को दिया करते हैं वही जो है वही हरकत बिल्कुल एग्जैक्टली ये खुद जो है सूबाई हुकूमतें कर रही होती हैं। और इसी के तनाजुर में जैसे कराची जैसा बड़ा शहर है जिसको मुसलसल कहते हैं ना उसके साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है, उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो ये कब तक चलेगा? इसी के साथ आमिर ज़ैद को अगले प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।